एक थी डायन। कहानी है रामपुरम की। रामपुरम एक छोटा सा शहर था। शहर में एक कॉलोनी थी, नंदनवन कॉलोनी। नंदनवन कॉलोनी शहर की काफी खूबसूरत, स्वच्छ, सुंदर और शांत कॉलोनी थी। कॉलोनी में काफी सारे छोटे मोटे खूबसूरत घर और घरों के सामने पेड़ पौधों की हरियाली थी। कॉलोनी का वातावरण काफी शुद्ध और प्रसन्न था। कॉलोनी में मालिक, किराएदार, डॉक्टर, वकील, टीचर, ऐसे सभी मिडिल क्लास लोग हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और छुट्टी के दिन बाहर कॉलोनी में पेड़ पौधे के साथ खेलते थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल जी अपने मकान के सामने अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मार्केट जाना था। तभी वहाँ मगनलाल जी गए और उन्होंने श्यामलाल जी से बात शुरू की। कैसे हो श्यामलाल जी, बड़ी जल्दी में हो? अरे हाँ भाई साहब, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? हम भी ठीक है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आपका मकान देना था ना किराए पर। मेरे साले का एक दोस्त आ रहा है हमारे यहाँ रहने, उसे मिल सकता है क्या? अरे यार मगनलाल जी, लेट हो गए आप। क्या हुआ, किसे दे दिया क्या? हाँ भाई, दे दिया एक बुढ़िया को। बेचारी अकेली है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उस पर जीती है। मैंने सोचा दे दो, बुढ़िया है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है वो बुढ़िया? दिखी नहीं कभी। अरे अभी तक आई नहीं है वो, बस सामान और किराया छोड़कर गई है, कब आएगी पता नहीं। अरे लक्ष्मी चलो भी। ये औरतें हमेशा लेट कर देती हैं, बाजार जाना था। एक संडे की बात है, दोपहर का समय था। कॉलोनी के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों के नीचे कॉलोनी में खेल रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बहती हवा अचानक रुक गई और तापमान बढ़ गया। आसमान में कौवे कांव कांव करने लगे। माहौल एकदम अजीब हो गया और छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो गए। आहा, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी हो रही है तो फिर शर्ट उतार दे। उतार दो? नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी। तभी बच्चों को टक टक आवाज सुनाई दी। ये टक टक आवाज कैसी है? चलो देखते हैं। फिर बच्चों ने सड़क पर आकर देखा तो सड़क पर एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया की लाठी बार बार फिसल रही थी और वो काफी संभल कर मुस्कुराते हुए चल रही थी। ओह, कितनी प्यारी है ये दादी अम्मा। चलो चलते हैं उनके पास। फिर क्या, बच्चे दादी अम्मा कहते हुए उछलते कूदते बुढ़िया के पास गए। बच्चों को देखकर बुढ़िया मुस्कुराई। अरे यहाँ तो बड़े ही बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप अब यहीं रहने वाली हो? हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ। तुम लोगों को परेशान करने वाली हूँ बहुत। बुढ़िया की बातें सुनकर बच्चे हंसने लगे। मुझे उस सामने वाले श्याम जी के मकान में जाना है। चलो हम छोड़ देते हैं आपको। चिंटू ने बुढ़िया की लाठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया को सहारा दी। बाकी बच्चे भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगे। मकान के अंदर आते ही चिंटू बोला, अब हम खेलने जाते हैं। तभी अचानक बुढ़िया जोर जोर से अजीब आवाज में हंसने लगी। सारे बच्चे डर गए। हंसते हंसते बुढ़िया अचानक भयानक डायन बन गई। ना छोड़ूंगी, किसी को ना छोड़ूंगी। डायन देखकर बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन चिंटू भाग न सका क्योंकि उसका हाथ बुढ़िया के हाथ में था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मम्मी, मम्मी छोड़ो। तभी पीछे से चिंटू की मम्मी आई। चिंटू, चिंटू। झट से बुढ़िया ने डायन का रूप छिपा लिया और चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू इतना डर गया था कि वो हाथ छोड़ते ही
सीधे मकान के बाहर भाग गया। माफ कीजिए, हमारे बच्चे जरा शैतान हैं। अच्छा कि आप आ गईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। फिर क्या था, उस दिन से वो डायन कॉलोनी में रहने लगी, सबके सामने अच्छा बनकर और बच्चों के सामने भयानक डायन बनकर। जब भी बच्चे खेल रहे होते तब डायन उनके पास जाती और किसी बच्चे को उठाकर अपने मकान में आ जाती। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता, बाकी बच्चे भी शोर मचा देते, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता बुढ़िया फौरन रूप बदलकर झूठ कहती। देखिए ना, इन बच्चों ने मेरी लाठी कहीं छिपा रखी है, बता ही नहीं रहा कोई कहाँ छिपा रखी है। बच्चों ने अपने घर वालों को बुढ़िया के बारे में बताया, फिर भी उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक दिन जो होना था वही हुआ। अचानक चिंटू कहीं गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा लेकिन चिंटू नहीं मिला। मैं जानती हूँ चिंटू कहाँ है, चलो मेरे साथ। बच्चे बुढ़िया के मकान में पहुँचे तो बूढ़ी डायन ने चिंटू को एक कमरे में अंदर बांध कर रखा था और वो उसे सता रही थी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तू बड़ा शैतान है, अब कहाँ गई तेरी शैतानी? हाँ, खबरदार, मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ, बच्चों को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चों ने चिंटू की हालत देखी तो उन्हें काफी बुरा लगा। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं, वो आएंगे तो डायन फिर से कुछ न कुछ झूठ बोलकर बच जाएगी। तो फिर अब क्या करें? चिंकी ने मोबाइल निकाला और डायन का वीडियो बनाया। फिर चिंकी ने वो वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में पोस्ट किया। वीडियो देखकर कॉलोनी के सभी लोग उस मकान में पहुँचे और उन्होंने डायन के चंगुल से चिंटू को बचा लिया। अब रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है डायन, तुम्हारा असली रूप हम सबके सामने आ चुका है। हमने बच्चों पर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन भला हो इस मोबाइल का, मारो इसे। फिर कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर डायन की अच्छी खासी धुलाई की। मार खाने के बाद बूढ़ी डायन कॉलोनी से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था
और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना, और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते, हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया। जब वो पूरी तरह सो रही थी, तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था, लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू? अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। हॉन्टेड रिजॉर्ट। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा, भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे।
ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। व्हाट इज दिस? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूँ ना, तुम रुको, यही मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है, हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है, कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूट कर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है। यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे। वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि डोंट वरी, हम बच गए हैं, रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था,
बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित, छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तो शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है।
सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। भूतिया डाकिया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है। लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीरकर
रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है। कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी। तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से। भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे? इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है। रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो? मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। ये खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला। यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा पत्नी मर चुकी थी। डाकिये ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है। डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुंची है पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है और देख, तुमसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी को मारकर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है। तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ, उसकी चिंता तू ना कर।
उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है, हाय रे हाय, कहाँ फंस गई मैं, निकालो मुझे बाहर, ये तो उस मकान से भी छोटा है। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल, मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया चलो, सब आ गए हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा।
इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ। हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल,
जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी, मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहन कर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए
और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर सरवरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। एक हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब, पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो, और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है, वो प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना, पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी, जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन
मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है, पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीजन हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या, आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश? सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी 4 दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है।